मेरा नाम विवेक है। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। हमें बड़ी संयुक्त परिवार में रहते थे। पापा के 4 भाई थे और वो सबसे छोटे थे। बाकी सबके बच्चे बड़े हो चुके थे, अपने अपने घर बसा चुके थे। हर घर में बेटियां थीं और मैं था इस पूरे खानदान का इकलौता बेटा। इस वजह से सबका दुलारा बन गया था मैं। मेरे चाचा मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। जो भी ख्वाहिश जुबान पर आती चंद मिनटों में पूरी हो जाती। मुझे सच में लगता था मैं इस घर का सबसे खास हूँ। लेकिन इस घर में एक इंसान ऐसा भी था जिसने मुझे कभी भी प्यार से नहीं देखा, जिसने कभी ये महसूस नहीं कराया कि मैं उसका हूँ। वो थी मेरी माँ। हाँ, मेरी सगी माँ। मैं पढ़ाई में अच्छा था, हर साल फर्स्ट आता था, अच्छे काम करता था, कोई गलत संगत नहीं थी। लेकिन माँ ना तो तारीफ करती थी, ना कभी सर पर हाथ रखती थी। अगर कुछ अच्छा करता तो डांट ही मिलती थी। पापा उन्हें समझाते, रिश्तेदार भी कहते इस औरत को अपने बेटे की कद्र नहीं है। और एक दिन माँ ने सबके सामने कह ही दिया, हाँ, मैं बेटे की माँ हूँ। तो क्या हुआ? तुम सबको बेटा नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे लिए ये बड़ी बात है, मेरे लिए नहीं। अगर इतना ही फिक्र है तो तुम लोग ही इसकी देखभाल कर लिया करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उस दिन मैं अंदर से टूट गया। मैंने कभी माँ की बात नहीं टाली, कभी ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया। फिर भी उनका रवैया मेरे लिए ऐसा क्यों था? धीरे धीरे मुझे पता चला। कभी पापा ने जबरदस्ती माँ से तलाक लिया था, लेकिन फिर दोनों ने दोबारा शादी कर ली। माँ ने ये बात कभी खुद मुझे नहीं बताई, ना ही अपने दर्द साझा किए। पर वो मेरी माँ थी, इसलिए मैं उनसे अब भी मोहब्बत करता था। हमारे परिवार में एक चाची थी जिनका स्वभाव सभी के साथ रूखा था, तो हम समझते थे कि वो ऐसी ही है। लेकिन माँ तो औरों से ठीक थी, बस मुझसे ही अजनबी जैसा व्यवहार करती। मुझे कभी समझ नहीं आया मैं ही क्यों उन्हें अजनबी लगता था। और सबसे अजीब बात ये थी, माँ हर रात मुझे एक कड़वा सा शरबत पिलाती थी, बचपन से हर रात, बिना एक दिन भी छोड़े। वो कहती थी ये जरूरी है, लेकिन कभी नहीं बताया क्यों। जब मैं छोटा था तो माँ जो भी कहती मैं मान लेता था, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे उनका वो एक काम बिल्कुल समझ नहीं आता था। हर रात माँ मेरे लिए एक कड़वा सा शरबत लाती थी, उसे कमरे में मेरे सामने रखती और तब तक बैठी रहती जब तक मैं वो शरबत पी न लूं। मुझे नहीं पता था क्यों, पर वही एक चीज थी जिसमें उनका मेरे लिए थोड़ा सा भी जुड़ाव दिखता था। एक रात मैंने वो शरबत पिया और मेरी हालत बिगड़ गई। रात भर पेट में तेज दर्द, सारा घर घबरा गया। मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने साफ कहा जो भी आप इसे पीने को दे रहे हैं उसे अभी से बंद कर दीजिए, ये सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अगली रात जब माँ फिर से शरबत लेकर आई, मैंने मना कर दिया। उन्हें बताया कि मैं अस्पताल से अभी लौटा हूं, तबीयत खराब थी, बहुत दर्द हुआ था। पर माँ नहीं माही, जैसे उन्हें मेरी तबीयत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा अस्पताल से लौटा है? क्या उन्हें सच में कोई परवाह नहीं थी? मैंने फिर साफ साफ कहा मुझे अब ये शरबत नहीं पीना, पर माँ जैसे जिद पर उतर आई थी। उनकी आंखों में डर था, पर वो डर मेरे लिए नहीं था, वो डर शायद किसी राज का था। उन्होंने कहा अगर तुमने ये शरबत नहीं पिया तो गजब हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा जिसे मैं तुम्हें बता नहीं सकती, बस मेरी बात मान लो। पर आज मैं अपने इरादे पर अड़िग था। मैंने पहली बार उनकी बात नहीं मानी। वो बहुत परेशान हो गई, रोती रहीं, गुजारिश करती रहीं, लेकिन मैं नहीं पिघला। वो रोते हुए कमरे से चली गई और मैं पहली बार उनके आंसुओं को देखकर भी बेअसर रहा। मैं सोचता रहा अब उन्हें अपनी जिद छोड़नी ही होगी। मैं चैन से सो गया, लेकिन सुबह एक खबर ने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। माँ रात को ठीक ठाक सोई थी, लेकिन सुबह खबर आई कि रात के किसी पहर वो दुनिया छोड़ चुकी थी। ना उन्हें कोई बीमारी थी, ना कोई हादसा हुआ था। तो फिर ऐसा अचानक कैसे हो गया? मेरे दिमाग में कई सवाल थे, पर उन सवालों से भी ज्यादा भारी थी माँ की वो आखिरी बात। अगर तुमने शरबत नहीं पिया
तो गजब हो जाएगा। क्या वो इशारा अपनी मौत की तरफ कर रही थी? क्या शरबत से उनका कोई रिश्ता था? क्या उस शरबत को ना पीने से कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी ले गया? ये सब मेरी समझ से बाहर था, पर मैं अंदर से टूट चुका था। मुझे लगने लगा, क्या मेरी वजह से माँ की मौत हुई? क्या अगर मैं वो शरबत पी लेता तो आज माँ जिंदा होती? ये ख्याल, ये पछतावा, ये गिल्ट मेरे अंदर जहर की तरह फैल गया। मैं पूरी तरह बिखर गया था। मैं बहुत रोया, शायद उतना कभी नहीं रोया था। घर में मातम छाया था। पापा भी चुप थे, जैसे वो भी अंदर ही अंदर टूट चुके थे। कुछ दिन बाद मैं अपने सबसे करीबी दोस्त के घर चला गया। वो मुझे समझा रहा था, दिलासा दे रहा था। मैं देर से घर लौटा। ये पहली बार था जब माँ के जाने के बाद मैं घर से बाहर निकला था। आसमान में चांद था, सितारे टिमटिमा रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी और ताजगी थी, पर मेरे अंदर सिर्फ सन्नाटा और दर्द था। जिससे मैंने वो शरबत पीना बंद किया था, मेरे सिर में ऐसा दर्द रहने लगा था जैसे कोई साया हर वक्त मेरे साथ चल रहा हो। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा ये टेंशन और सदमे की वजह से है, लेकिन मैं जानता था असल वजह कुछ और है। ये दर्द सिर्फ मेरे शरीर में नहीं, मेरी आत्मा में था। माँ के जाने के बाद घर का माहौल भी अजीब हो गया था। पहले मेरी एक कजिन सीढ़ियों से गिर गई, उसका सिर फट गया, अब बिस्तर पर पड़ी थी। फिर दूसरी बहन बहुत बीमार पड़ गई। एक चाची रसोई में काम कर रही थी, उनके पैरों पर गर्म दूध गिर गया और चाचा ने मुझे अलग ले जाकर कहा कारोबार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। उन्होंने पापा को कुछ नहीं बताया और मुझसे कहा किसी से मत कहना, सब पहले से परेशान है। घर का हर कोना जैसे तकलीफ और डर से भर गया था, और इधर मेरे सिर का दर्द भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दवाइयाँ भी अब बेअसर हो गई थी। सब कह रहे थे जब से माँ गई है घर का नसीब ही बिगड़ गया है, पर मेरा दिल कह रहा था बात सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ और है, कोई गहरा राज। मैंने माँ की वो आखिरी बात याद की, अगर शरबत पीना छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। बस उसी रात मैं माँ के कमरे में गया। हर कोना छाना, कुछ तो चाहिए था जो मेरी माँ मुझे बताना चाहती थी। तभी एक डायरी मिली, उसका एक पन्ना मोड़ा हुआ था। मैंने खोला, उस पेज पर लिखा था मुसीबत में इनसे मिलना। अगले ही दिन मैं उस पते पर निकल पड़ा, और जब वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। वो एक बाबा का घर था। हमारे खानदान में ऐसे बाबा टोना जैसी बातों पर कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन मैं वहां था। अंदर गया, भीड़ थी, सब लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। मैंने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा, ये बाबा कितने पैसे लेते हैं? वो मुस्कुराया, ये बाबा एक भी रुपया नहीं लेते। मैंने फिर पूछा, अगर कोई अपनी मर्जी से दे तो? वो बोला, तब बाबा कहते हैं गरीबों में बांट दो। ये सब सुनकर मैं सन्न रह गया। थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आया। जब मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे देखते ही चौंक कर देखा, जैसे किसी पुरानी पहचान को देख लिया हो। फिर उन्होंने एकदम से सबको कमरे से बाहर भेज दिया, और जब हम अकेले रह गए तो उन्होंने वो बात कही जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे लगा था तुम तो कब के मर चुके हो। मैं अंदर तक कांप गया। ये बाबा मुझे जानते थे? मेरे बारे में पहले से कैसे जानते थे? और उनकी इस बात का मतलब क्या था? मैं बाबा के सामने बैठ गया। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? और आप चौंके क्यों? बाकी सबको बाहर क्यों भेजा? मेरे सवालों की बौछार थी। मैं हतप्रभ था, उलझा हुआ। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बताया, माँ की मौत, घर का बिखरना, कारोबार का डूबना और मेरा सिर फटता जा रहा दर्द। कुछ पल चुप्पी छाई रही। फिर बाबा ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है सच जानने का। जो उन्होंने कहा वो मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। तुम अपने खानदान के एक लौते लड़के हो, जायदाद के वारिस। तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम्हारे बाकी चाचाओं को ये बात नागवार गुजरी। उनकी पत्नियों ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ भयानक काला जादू करवा दिया। इतना घिनौना जादू कि इंसान सिर्फ 2-3 महीने ही जिंदा रह सके। मैं कांप उठा। मेरे अपने, मेरे खून के लोग मेरे ही खिलाफ? बाबा बोलते रहे, लेकिन तुम्हारी माँ
एक फरिश्ते जैसी औरत थी। उसे सब पता चल गया। उसने तुम्हारे पिता को बताया, लेकिन वो नहीं माने। दोनों में झगड़ा हुआ और तुम्हारे पिता ने उन्हें तलाक दे दिया। कुछ समय बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुम्हारी माँ से दोबारा शादी की और वो तुम्हें लेकर मेरे पास आई। तभी से मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे बेटे को बचा लो। मैंने उसे शरबत में डालने वाली एक विशेष मंत्र जड़ी बूटी दी। वो रोज उस शरबत को बनाकर तुम्हें पिलाती थी ताकि तुम 18 की उम्र तक सुरक्षित रहो। पर जैसे ही तुमने वो शरबत पीना बंद किया, जादू का असर उसकी तरफ मुड़ गया और उसने अपनी जान गंवा दी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पर अगर जादू मुझ पर हुआ था तो वो बाकी सब पर क्यों असर कर रहा है? बाबा ने कहा, क्योंकि वो समय आ गया है जब जादू का अंत नजदीक है। तुम्हारे 18 साल पूरे होने में बस 1 महीना बचा है। अब ये जादू तिलमिला रहा है और उन लोगों पर पलटवार कर रहा है जिन्होंने उसे करवाया था। लेकिन अगर तुम 1 महीना और उस शरबत को पीते रहे तो तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। बाबा की बातों ने जैसे मेरी रूह तक को झकझोर दिया। तुम्हारी माँ अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन शायद तुम्हारी जान बच सकती है। वह इसलिए सख्ती करती थी क्योंकि वो जानती थी तुम्हें डरा कर ही बचाया जा सकता है। मैं वापस आया, टूट चुका था, पछतावे में डूबा हुआ। माँ, तू सच कह रही थी। और मैंने तुझसे बहस की, वो भी आखिरी बार। मैंने पापा को सब कुछ बताया, पर उन्होंने भी मेरी एक न मानी। मेरे भाइयों ने तुम्हें जितना प्यार किया मैंने कभी नहीं किया, उन्होंने कहा। और मेरा जवाब था, वो प्यार नहीं था, वो एक नकाब था जिसके पीछे छिपी थी साजिश। मैंने माँ की डायरी को फिर से खोला। उसमें लिखा था, तुम्हारे पापा भी मेरी बात नहीं मानेंगे क्योंकि वे भी उस जादू के असर में हैं। बस मैंने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया और खुद उस बाबा से जड़ी बूटी लाया। अब मैं खुद वो शरबत बनाता था। जब वो बनाते समय मेहनत लगती तो मैं सोचता, मेरी माँ ने ये सब रोज किया, किसी को बिना बताए, सिर्फ मेरी खातिर। मैंने 1 महीना तक वो शरबत पिया और फिर 18 साल का हो गया। मैंने उस घर को छोड़ दिया। मैं जा रहा हूँ। आपकी झूठी मोहब्बत को अपनी सच्ची समझने की गलती मैंने कर ली, पर अब नहीं। आपकी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं, मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ अब नहीं है, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। मैं मुंबई चला गया। मैंने वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया। मेहनत की, पढ़ाई की, फिर एक होटल खोला माँ के नाम। अब मैं जानता था माँ का नाम ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। पापा अब भी वहाँ थे, पर दौलत की भूख अब किसी को नहीं थी। वो खानदानी दौलत जिसने खून के रिश्तों को जहर बना दिया था। सलाम है मेरी माँ को, जिसने एक राज को अपनी सांसों में छुपा लिया और मेरी जान के लिए जान दे दी। दोस्तों, आप बताएं, घर छोड़ने का मेरा फैसला क्या सही था? कमेंट में ज़रूर लिखिए।